हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्म तक हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके जो कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक बातें करी थी कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, लाइक वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरह से जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने बनाई थी। ये बातें हम लोगों ने करी थी। अच्छा, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उसी जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बात करी थी, कॉमन बेस, जो मुख्य हम दो यूज़ करते हैं, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर। यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और उसमें हम जो करंट है उसको किस तरह से लिखते हैं इसकी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई एक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो, उसमें जब हम करंट लिखते हैं, लाइक हमने अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सपोज दैट बनाया। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास एमिटर और ये कलेक्टर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, पी एन पी एन होता है ना, तो ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, इधर ठीक है, ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे जो करंट होगी दैट विल बी आई ई, यहाँ पे जा रही होगी आई बी, यहाँ से आ रही होगी आई सी। तो हम सिंपली लिखते हैं कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई, इज इक्वल टू आई ई। सिंपल, हमने फर्स्ट क्लास से यही सीखा है कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई। ठीक है, हमने इसमें जो आउटपुट करंट है दैट इज आईसी, जो इसमें आउटपुट करंट है दैट इज आईसी। तो आईसी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। जो आईसी होती है, जो आउटपुट करंट होती है, वो दो कारणों से होती है। मैंने आपको बताया था कि जो मेजॉरिटी हमारे पास करंट होती है, इसमें जो मेजर करंट होती है वो होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से यहाँ जा रहे होते हैं ड्यू टू दिस बैटरी। ठीक है, उसको हम लिखते हैं अल्फा टाइम्स आई ई। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा जो होता है यहाँ पे गेन होता है, करंट गेन होता है, इसको हम लिखते हैं आई सी बाई आई ई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो गेन होता है, जो भी हमें एक्स्ट्रा करंट मिलती है, वो मिलती है आई सी बाई आई ई का। ये जो रेशियो होता है दैट इज द करंट गेन। सिंपल सी बात कि जो इनपुट करंट है दैट इज आई ई, आउटपुट करंट है आई सी। तो ये हो गया हमारे पास करंट गेन इन कॉमन बेस। ठीक है, दिस इज करंट गेन, करंट गेन इन कॉमन बेस मोड। सिंपल बात। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई। ये तो करंट है ही, जो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं उनकी वजह से करंट होगी। बट वास्तविकता में रिवर्स बायसिंग में जो खुद के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि पी में यहाँ पर होल्स, सॉरी पी में इलेक्ट्रॉन्स और जो एन टाइप है उसमें होल्स, ये जो है इनकी वजह से भी करंट फ्लो होगी, जो कि होगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि होगी हमारे पास माइनर करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो उसको हम लिखते हैं आई सी ओ। अब चूंकि ये कॉमन बेस मोड है तो यहां पर लिख देंगे इसको हम आई सी बी ओ। दिस इज द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सिंपल सी बात। इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट, लीकेज करंट। सिंपल, लीकेज करंट क्या है? करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है भाई, सिंपल सी बात, हमने ये लिखा। अच्छा, ओके। अब देखो सिंपल बात, ये हम लीकेज करंट लिखते हैं जब हम कॉमन बेस की बात करते हैं। अगर हम कॉमन एमिटर की बात करते हैं, अगर हम कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ठीक है, सिंपल। इसमें क्या होता है? इनपुट करंट होती है हमारे पास आई बी और आउटपुट करंट होती है हमारे पास आई सी। ठीक है, यहाँ होता है हमारे पास आई ई। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जानते हैं कि जो इनपुट करंट होगी उसको हम इसमें हम किस तरह से लिखेंगे? आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम, मैंने बताया था बीटा क्या होता है? आई सी बाई आई बी। ये होता है कॉमन मीटर में आई सी बाई आई बी। तो इसमें क्या लिखेंगे? बीटा टाइम्स आई बी प्लस लीकेज करंट। भाई इसमें क्या होगा? ये हो गई मेजोरिटी की वजह से, और माइनॉरिटी की वजह से क्या हो गई? आई सी ई ओ। ये हो गई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। सिंपल। इससे इस पे भी हम पहुंच सकते हैं, यहां से इस रिलेशन पे पहुंच सकते हैं और देखते हैं कि इसकी लीकेज करंट और इसकी लीकेज करंट में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसी को हम क्या लिख सकते हैं? आईसी को, सॉरी यहाँ पे आई को क्या लिख सकते हैं? आई को लिख सकते हैं हम आई बी प्लस आई सी। तो
अल्फा टाइम्स आई बी प्लस अल्फा टाइम्स आई सी प्लस आई सी बी हो। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, आईसी को जब उठा के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा को हम उधर भेज देंगे। तो यहां से हम किस रिलेशन में पहुंचेंगे, यहां से हम पहुंचेंगे यहाँ पर कि आईसी इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा टाइम्स आई बी प्लस 1/1 माइनस अल्फा टाइम्स आई सी बी यू, ठीक है। अगर आप इसको इस रिलेशन से कंपेयर करो तो देख लोगे आई बी की जगह पे आई बी है, बट बीटा की जगह पे क्या है, बीटा की जगह पे क्या है, बीटा की जगह पे हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशन आप याद रखोगे, ये रिलेशन आप याद रखोगे। और आईसीओ की जगह क्या है, आईसीईओ 1/1 माइनस अल्फा टाइम आईसीबी। ये रिलेशन भी आप थोड़ा थोड़ा सा अगर दिमाग में रख लो तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? ये होता है लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट। मैंने क्यों बताया, अभी थोड़ा सा और आगे बातें क्लियर होंगी। लीकेज वास्तविकता में आपको ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो क्यों कर रही है। मैं जो 2 कारण मैंने आपको शुरुआत में बताए थे वही 2 कारण है, ये मेजॉरिटी की वजह से और ये माइनॉरिटी की वजह से, ठीक है। अब अगली जो बात करते हैं इसमें वो करते हैं क्यू पॉइंट पे, ठीक है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाई थी, कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन था उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक समझाई थी। उसमें जो क्यू पॉइंट होता है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो। तो आई होप ये बात समझ आई। अब अगली बात हम लोग करते हैं क्यू पॉइंट की। क्यू पॉइंट क्या होता है समझते हैं जरा। लोड लाइन और क्यू पॉइंट, ठीक है। क्या चीज, लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट। लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट क्या होता है समझते हैं। मैंने आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझाई थी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे थे, इधर हमारे पास आई सी था, इधर हमारे पास वी सी ई था, सिंपल था, ठीक है। इस तरह से हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे थे, सिंपल था। फॉर अ कांस्टेंट आई वी, ठीक है। सारी आई वी के लिए हमने ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी थी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कोई एक पॉइंट ले, समझो ध्यान से बात क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। मान लो अगर हमने इसमें ये पॉइंट लिया, हमने सपोज इसमें कोई भी पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास वी सी ई की वैल्यू है, वी सी ई 1 मान लो, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आई सी की वैल्यू मान लो, आई सी 1 मान लो, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट आई सी और वी सी ई को हमने प्लॉट करके ये कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। यानी ये सारी आई सी और वी सी ई की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है भाई, यही तो हमारी बात है। अब कुछ बातों को ध्यान में रख के हमें अपना काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांजिस्टर जो है वो हमें एक्टिव रीजन में काम कराना है। किसमें, एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन। ये बात तो हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी, और तभी ट्रांजिस्टर काम करेगा जब वो एक्टिव रीजन में होगा, ठीक है। एक्टिव रीजन कौन सा था, ये वाला रीजन, ठीक है। इसके ऊपर ये जो नीचे वाला था वो क्या था हमारे पास, कट ऑफ, और साइड वाला क्या था हमारे पास, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अच्छा भाई, ओके। अब हमने क्या किया, हमने जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको एक बार ड्रॉ करो। ठीक है, ये था हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप एक काम करो, ये हमारे पास क्या था, आरसी या आरएल, ठीक है। और ये हमारे पास वीसीसी, यहाँ पे प्लस माइनस वीसीई, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बात हमने सीखी थी। अब एक काम करो, यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रही थी, आईसी। इसमें आप केवीएल लगाओ। जब आप इसमें केवीएल लगाओगे तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी केवीएल की वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल इज इक्वल टू वीसीई। सिंपल, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL, ये होता है। अच्छा, ये हमारे पास जो रेसिस्टर है दैट इज RB, दिस इज VBB, ठीक है, ओके। अब बहुत ध्यान से समझो कि इस इक्वेशन में फिक्स क्या क्या है, इस इक्वेशन में फिक्स क्या क्या है। इस इक्वेशन में फिक्स है हमारे पास VCC और RL, दीज आर फिक्स्ड क्वांटिटीज, दीज आर फिक्स्ड क्वांटिटीज। वेरिएबल क्या क्या है, VCE और IC, these are the variable quantities, these are the variable quantities, ठीक है भाई। और पूरे सर्किट में क्या क्या फिक्स क्वांटिटीज है, RB फिक्स है और VB भी फिक्स है। तो टोटल फिक्स क्वांटिटीज क्या क्या हो गई हमारे पास, टोटल जो फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं दैट आर VBB, RB, VCC
और आर एल, ये हमारे पास फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं पूरे सर्किट में, ठीक है। अच्छा, मान लो हमने कुछ स्पेसिफिक दीज इन वैल्यूज को ले करके हमने सर्किट डिजाइन किया, ठीक है। अच्छा, अब उस सर्किट के लिए ये इक्वेशन जो होगी सेटिस्फाई करेगी, और इनपुट में क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इनपुट में क्या इक्वेशन होगी, वी बी बी माइनस आई बी आर बी इज इक्वल टू वी बी ई, ये इक्वेशन होगी जो इनपुट सर्किट में लगेगी, ठीक है। तो हम इनपुट की भी बात कर सकते हैं, आउटपुट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लोड लाइन के लिए हम जनरली आउटपुट की बात करते हैं, क्योंकि मैं बाहर वाले सर्किट से बात होती है जहां पे हम आउटपुट, क्योंकि हमें वीसीई से, देखो हमें ध्यान रखना है कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, वीसीई, जनरली इसकी बात करते हैं हम। सिमिलर बात यहाँ के लिए भी कर सकते हैं, सेम बात होती है, ठीक है। तो वीसीई हमें लेना है आउटपुट में। अच्छा, तो इन फिक्स्ड बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन फिक्स्ड पैरामीटर्स को जब हमने कर दी, जब इन पैरामीटर्स को हमने फिक्स कर दिया है, तो वहां पर मान लो कि देखो यहाँ पे वीसीसी, जब फिक्स करने के बाद भी यहाँ पे वीसीसी फिक्स है, आरएल फिक्स है, वीसीसी फिक्स है और आरएल फिक्स है, फिर भी वीसीई और आईसी की कई इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है भाई। जब हमने ये इक्वेशन लिखी है कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL, तो यहाँ पे VCE और IC की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप रख के देख लो भाई, यहाँ पर आप VCE की वैल्यू कुछ रखो, यहाँ पे कुछ रखो IC की, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन लिखी है कि x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y, तो यहाँ पे x और y की आप इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो। मान लो हमने एक x की वैल्यू रखी 4 और y की वैल्यू रखी 0, x की वैल्यू रखी 4, y की वैल्यू रखी 0, तो देखो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इस तरह से मान लो हमने x की वैल्यू रखी 0 और y की वैल्यू रखी 4/3, ठीक है, तब भी क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती हैं पॉसिबल होती हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिटेशन है, हमारे पास लिमिटेशन है कि यही वैल्यूज जो होती हैं जो इस कर्व पे लाई करेंगी वही वैल्यूज पॉसिबल होंगी। समझ आ रही है मेरी बात, कि वही वैल्यूज पॉसिबल होंगी जो इस कर्व पे लाई करेंगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, इस लाइन को प्लॉट करते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो प्लॉट करने के लिए सिंपल क्या करना चाहिए, हमें पता हो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों पॉइंट को हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी एक लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो हम इस यहाँ पे इस वर्टिकल पे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं और उसको हम प्लॉट कर सकते हैं इजिली। तो हम इसमें IC इज इक्वल टू 0 रखते हैं। IC इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर VCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC, यानी एक पॉइंट हमें मिला VCC, IC, VCC, IC, सॉरी VCC, 0, VCC, 0, तो VCC, 0 कहाँ होगा, इस पे होगा। VCC, 0 सपोज दैट यहाँ कहीं है, ये आ गया हमारे पास VCC, 0, VCC, 0। मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं इसको ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ढूंढेंगे जब हम इसमें रखेंगे VCE इज इक्वल टू 0। जब VCE इज इक्वल टू 0 रखोगे, जब यहाँ VCE इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, IC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास VCC बाई RL, VCC बाई RL। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास 0, VCC बाई RL। वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। मान लो ये वो पॉइंट है 0, VCC बाई RL। 2 पॉइंट मिल गए। क्या इन दोनों को मिला के हम एक लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। क्या हो रहा है दोस्त, चौक टूट रही बार बार, ठीक है। VCC, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको मिलाकर के हमने एक लाइन खींची, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, फॉर अ पर्टिकुलर IB, मान लो IB की वैल्यू ये वाली थी, जो इसके लिए ये कर्व बन रहा था भाई, IB फिक्स कर दी हमने, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर IB ये कर्व आ रहा होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास आउटपुट में इक्वेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग ये सारी VCC और IC की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज ही हमारे पास थ्योरेटिकली, जो एक्सपेरिमेंटली जो है ये वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन कैलकुलेशन आई है उसके हिसाब से ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा, क्या सिर्फ वही वैल्यू पॉसिबल होगी। जिस भी पर्टिकुलर, मान लो इस IB के लिए ये इंटरसेक्शन है, इस वाली IB के लिए ये इंटरसेक्शन है, इस वाली IB के लिए ये इंटरसेक्शन, तो क्या ये हमारे पास जो वैल्यूज है यही पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो मान लो ये वैल्यू इस पर्टिकुलर IB के लिए ये वैल्यू जो है पॉसिबल हो रही है, तो
तो इस वैल्यू के लिए ही हमारे पास सर्किट जो होगा वो ऑन होगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए सर्किट क्या होगा, ऑफ होगा। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट। और इस लाइन को बोलते हैं, जो लाइन हमारे पास इस इक्वेशन से ड्रॉ करी है, दैट इज कॉल्ड लोड लाइन। दैट इज कॉल्ड लोड लाइन। ठीक है, अब महत्व समझो इस लोड लाइन का। क्या महत्व है इस लोड लाइन का? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है कि ट्रांजिस्टर जब भी हम काम कर रहे हैं तो वहां पे स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर स्टेबल ही नहीं होगा तो हमारे पास जो हमें चाहिए, जो हमें आउटपुट चाहिए, मान लो हम इनपुट दे रहे थे, देखो हमारे पास जो मेजर एप्लीकेशन होता है ट्रांजिस्टर का वो होता है एम्पलीफिकेशन में। किसमें? एम्पलीफिकेशन में, जिसकी भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बेसिक सी जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ट्रांजिस्टर का जो बेसिक जो एप्लीकेशन है दैट इज एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन के लिए, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक वीक सिग्नल दे रहे हैं तो हमें वहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। अच्छा, तो मान लो हम सिग्नल दे रहे हैं तो कुछ इस तरह का, ठीक है, हमें मिलना चाहिए, अगर हम एम्पलीफायर लगा रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए कुछ इस तरह का। या मान लो अभी आप सीधा ही समझो, सीधा ही समझो, एम्पलीफायर का मतलब क्या है, सीधा सिग्नल हमें इस तरह मिलेगा। ठीक है, हमें सिग्नल मिलना चाहिए इस तरह का, ठीक है, लंबा सा। लेकिन हमें मिल रहा है कुछ इस तरह का, ये मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है कुछ इस तरह का। मान लो इस तरह का कुछ सिग्नल, ये सिग्नल ऐसे से ऐसा पहुंच गया। तो ऐसा कब पहुंचेगा? जब हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा, जब ये सर्किट होगा पूरा, ये हमारे पास स्टेबल नहीं होगा। तो वहां पे हमें फ्लक्चुएटेड चीजें मिलेगी, वहां पे हमें क्लिप्ड जो सिग्नल होंगे वो मिलेंगे, हमें एक्चुअल सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन नहीं मिल, मतलब जो एक्चुअल एम्पलीफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगा। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये क्यू पॉइंट जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्यू पॉइंट जो होना चाहिए ये हमारे पास काफी मिडल में होना चाहिए। हम उस तरह की आईबी, उस तरह का हमारे पास आरबी और वीवीबी और आरसी और वीसीसी सेट करते हैं कि हमारे पास क्यू पॉइंट जो हो वो कुछ मिडल में आए। और जब मिडल में आता है तो वो ना कट ऑफ रीजन, भाई हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्टिव रीजन में रखना है। तो एक्टिव रीजन का मतलब क्या है, कुछ जब सबसे मिडल में हो, ठीक है, तब होता है हमारे पास एक्टिव रीजन। इसका मतलब ना कट ऑफ में जाए ना सैचुरेशन में जाए। तो हम कोशिश करते हैं हमारा क्यू पॉइंट कहाँ हो, मिडल में हो। बात क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ आ रही? थोड़ा सा मैं और आपको इसमें डीप में जाता हूं, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, यहां पे क्या था हमारे पास, वीसीसी, ठीक, कॉमन C2। अच्छा देखो, इसको फिर भी मैंने उतना मिडल में नहीं बनाया, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि, चलो कोई बात नहीं, समझो। मान लो आपका क्यू पॉइंट कहीं यहां आ रहा था, आपका मान लो क्यू लोड लाइन कुछ इस तरह की थी और क्यू पॉइंट कहीं यहां आ रहा था, ठीक है। तो उससे होता क्या है वास्तविकता में कि अगर हम यहाँ पे एम्पलीफाइड सिग्नल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास वीसीसी की वैल्यू है, ये वीसीई की वैल्यू है, और मैक्सिमम वीसीई कहाँ तक जा सकता है, वीसीसी तक, ठीक है। तो अगर आप सिग्नल ड्रॉ करो तो हो सकता है सिग्नल जो हो वीसीई को क्रॉस कर जाए, सॉरी वीसीसी को क्रॉस कर जाए, मतलब वो चीज जो होगी मिलेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमें क्या मिल सकता है, वीसीसी, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। जो सिग्नल मैक्सिमम मिल सकता है वो कहां तक मिल सकता है, वीसीसी तक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिग्नल हमारा क्लिप हो जाएगा। इसका मतलब कि क्यू पॉइंट कुछ इधर होना चाहिए। मान लो ज्यादा इधर है, मान लो ज्यादा इधर है, कुछ इस तरह का है, मान लो यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं मिल रहा है, तो हमें क्या होगा, देखो ध्यान से, जब यहाँ पे सिग्नल को ड्रॉ करेंगे तो इस, भाई यहाँ से क्या, ये जो लाइन है इसके इधर की वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जो वैल्यूज होंगी पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे सैचुरेशन रीजन आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, वहां पे ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ मिडल वाले रीजन में, अगर यहाँ पर हमारे पास एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो वो एक परफेक्ट एम्पलीफिकेशन होगा। इस वजह से हम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पास बढ़िया एम्पलीफिकेशन दे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, दैट आइडियल लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन, डीसी लोड लाइन बेसिकली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। मैंने थोड़ा सा और इधर बनाना चाहिए था, लेकिन समझ जाओ कि मिडल में है काफी है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? मान लो आपको सवाल दे दिया जाए इस तरह से कि आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको सवाल में दिया गया कि एक ये है, एक ये लोड लाइन है, ठीक है, एक ये लोड लाइन है, एक ये लोड लाइन है, बताओ इसमें सबसे सूटेबल लाइन कौन सी होगी, ए बी सी या डी? तो आप क्या बताओगे कि जो सबसे मिडल वाली हो, यानी ये वाली, ये कौन सी होगी हमारे पास सबसे सूटेबल लाइन। तो ये हमारे पास लोड लाइन का करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्या लोड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब लोड, बहुत ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टेबिलिटी पे। किस पे? स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी का क्या असर है,
स्टेबिलिटी कैसे हम मेंटेन करते हैं, किस तरह से सर्किट को हम रीमॉडिफाई करते हैं, किस तरह से सर्किट्स में हम चेंजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है, जो हमारे पास स्थिरता है सर्किट की, उस पर ज़्यादा फोकस जाता है और उससे चीज़ें जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन है वो बूस्ट होता है। कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं अब उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो। तो जब स्टेबिलिटी में हम इतनी बातें कर रहे हैं तो चीज़ें हमें और ध्यान से समझनी चाहिए। देखो हमने जो बेसिक सर्किट बनाया था एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, कुछ इस तरह से था। ये हमारे पास VBB, ये हमारे पास RB, ये हमारे पास VCC, ये RL, यहाँ पे IC, यहाँ पे IE, यहाँ पे IB। क्या बात है, क्लियर है? ये हमने एक बेसिक सा सर्किट बनाया था। मैंने आपको चीज़ें समझाई थी इस वाले सर्किट से जब मैंने शुरुआत करी थी। जब मैंने इस वाले सर्किट से शुरुआत करी थी कि हमारे पास एमीटर था, ये बेस था, ये कलेक्टर था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब मैंने पहला लेक्चर में समझा रहा था तो मैंने शायद गलती से ही बोल दिया था कि एमीटर इज मॉडरेटली बायस्ड, सॉरी मॉडरेटली डोप्ड एंड कलेक्टर इज हैवीली डोप्ड। तो शायद मैंने वहाँ पे उल्टा बोल दिया था, मैंने उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया था। बट अगर आपने नहीं देखा है वो ध्यान से तो एक बार समझ लेना कि जो एमीटर होता है दैट इज हैवीली डोप्ड, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं। दैट इज हैवीली डोप्ड एंड दिस इज मॉडरेटली डोप्ड। अगर वहाँ पे आप ध्यान दिए हो तो मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दी बताने में कि इसको मैंने मॉडरेटली शायद बोल दिया था और इसको मैंने लाइटली हाईली डोप्ड बोल दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ दिमाग का हेर फेर मेरा हुआ था, तो मॉडरेटली। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ये मैंने बताया था, इसको मैंने शायद उल्टा बता दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना। करेक्शन था, गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी वहाँ पे एक मिस्टेक हुई कि मैंने वहाँ पे हैवीली की जगह मॉडरेटली बोल दिया। पता नहीं किस मैं फील में जा रहा था कि मैं उल्टा बोल गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने बेसिक फिजिक्स ही ध्यान में नहीं रखी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे तभी यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे और ज़्यादा करंट हमारे पास IC बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, जब मैंने ये फिगर बनाया था तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लो मैंने समझाया था 1 वोल्ट लगा हो, मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट लगा हो, यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट लगा हो, तो हमें ध्यान रखना होता है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो, इस वजह से ये ज़्यादा होता है, सॉरी ये कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। फिर ये हमारे पास रिवर्स बायस हो, अगर ये NPN था उसके लिए बातें करी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे N को हमें ज़्यादा देना है, इसका मतलब यहाँ पे हमने 10 किया था, यहाँ पे हमने 5 किया था। फिर मैंने बताया था क्यों रेसिस्टर्स लगाते हैं। क्यों रेसिस्टेंस लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जंक्शन का जो रेसिस्टेंस होता है यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए 0 होता है, यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए 0 होता है। रिवर्स में, फॉरवर्ड में मेजॉरिटी के लिए 0 और ये फॉरवर्ड बायस था, ये रिवर्स था, रिवर्स में माइनॉरिटी के लिए 0। तो यहाँ पे जंक्शन रेसिस्टेंसेस जो थे वो हमारे पास 0 थे, इस वजह से हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस RB और RC लगाए हुए थे, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हुए। सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस सर्किट पर मैं गया था कि क्यों इस सर्किट को हम बनाते हैं, क्यों हम RB, RC या RL हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा चीज़ें हम सुधारते हैं इस सर्किट में। क्या सुधार सकते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि हम यहाँ पर 2 बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, 2 बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। रेसिस्टेंसेस का खर्चा उतना नहीं होता। बैटरीज अच्छी खासी जो होती हैं, मैंने आपको बैटरीज का जो दिखाया भी था, एक हमारे पास 9 वोल्ट की बड़ी बैटरी थी, हमारे पास जो 1.5 वोल्ट की छोटी बैटरी थी। तो कंपैरेटिव टू ट्रांजिस्टर रेसिस्टेंस, इनके कंपैरिजन में हमारे पास बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से हम बैटरीज 2 की जगह 1 यूज़ करेंगे। अब जब बैटरी हम 1 यूज़ करेंगे तो मैं इसको थोड़ा साफ करके बनाता रहूँगा। मान लो अगर हम बैटरी 1 यूज़ करनी तो मैंने इसको हटाया और एक बैटरी लगा दी और इन दोनों रेसिस्टेंसेस को वहीं से जोड़ दिया। देखो ध्यान से कैसे, इन दोनों बैटरीज को प्लस VCC यहाँ पे मैंने दे दिया और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ऑब्वियसली ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो हमारे पास सर्किट जो होके मॉडिफाई होके कुछ इस तरह का बना, सर्किट मॉडिफाई होके इस तरह का कुछ बना। अब हमें ध्यान रखना है कि जो IB थी दैट वाज इन माइक्रो एम्पियर और जो IC थी वो दैट वाज इन मिली एम्पियर रेंज, इस तरह के रेंजेस में थी। तो अगर हमने पावर सप्लाई को 1 ही कर दिया है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो करंट्स है उनकी ये रेंज मेंटेन करनी है, यानी यहाँ पे कम करंट होगी और यहाँ पे ज़्यादा करंट होगी। इसका मतलब है जो RC होगा उसको, उसकी वैल्यू जो है हमें कम रखनी पड़ेगी, इसको हमें कम रखना पड़ेगा। और जो RB है
उसको हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मान लो हमें कुछ 10 किलो ओम के आसपास मान लो हमने रख दिया, तो ये हमें कुछ 100 किलो ओम के ऑर्डर का रखना पड़ेगा। समझ लो, तभी वो जो डिफरेंस है वो आ पाएगा। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं बट ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि उसको एक ही बैटरी से जोड़ दिया और इस आरबी और आरसी को इस तरह से कर दिया, तो ये मॉडिफाइड सर्किट बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, मॉडिफाइड सर्किट हो गया, मॉडिफाइड सर्किट। और इस मॉडिफाइड सर्किट को बोलते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बायस सर्किट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बायस सर्किट। फिक्स्ड बायस सर्किट। आपने बायसिंग का नाम पहले भी सुना होगा। बायसिंग क्यों करते हैं, बायसिंग हम करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बट इससे कोई खास स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती। हमने क्या किया, सिंपल 2 बैटरी की जगह 1 बैटरी यूज कर ली, बाकी तो सारा सेम ही है। तो इससे स्टेबिलिटी पे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी मैथमेटिक्स भी है, उस मैथमेटिक्स पोर्शन में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि हम सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट में केवीएल इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट में केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC इंटू RC इज इक्वल टू VCE इज इक्वल टू VCE। वही इक्वेशन जो हमारे पास पहले बन रही थी, वही इक्वेशन है, सिंपल सा। अच्छा, यहाँ से अगर हम IC की वैल्यू लिखना चाहें, यहाँ से अगर हम IC की वैल्यू लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, IC इज इक्वल टू VCE माइनस VCC, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर आएगा ये VCC माइनस VCE अपॉन RC। ठीक है, अगर हम इनपुट में केवीएल लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, VCC माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। यहाँ से IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास IB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास VCC माइनस VBE अपॉन RB। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि IB हमारे पास अगर ये आया है तो ये तो बाहर से IB है, लेकिन अगर हम IB से IC कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, तो आ जाएगा बीटा इंटू VCC, इनपुट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट। ठीक है, माइनस VBE अपॉन RB, ये हमारे पास IC आया। एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हमें एक स्टेबल सर्किट बनाना है, तो हमें करना क्या होगा, स्टेबल सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। स्टेबल सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्या है कि जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उसका जो आउटपुट हो, जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट हो वो बीटा पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना करे, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। क्यों मैंने ये बात बोली कि कोई भी सर्किट बीटा के इंडिपेंडेंट हम चाहते हैं कि रहे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम बड़े बड़े सर्किट्स डिजाइन करते हैं तो हम इंटीग्रेटेड चिप्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद ग्रेजुएशन वगैरह में, अगर आप नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ आपको। जब भी हम बड़े बड़े सर्किट बनाते हैं तो उसको हम इंटीग्रेटेड चिप्स बनाते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो, जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम इस तरह की जो एक मदरबोर्ड होता है इस पे हम सारे सर्किट डिजाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको अभी जूम करके दिखाऊंगा, कि ध्यान से देखो यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे जो सारी कंपोनेंट्स हैं। 1 मिनट में जो एंगल चेंज करने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो वास्तविकता में यहाँ पे क्या है कि इस तो कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए C2 C1 इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ये R7 रेसिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टर्स लगे हुए, कई सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास जो होता है इनपुट और आउटपुट के लिए, जिसके लिए पीछे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, सिंपल से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो क्या कहते हैं कि ये देखो ध्यान से, ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है। फिर इसके बाद इधर हमारे पास, इसको मैं अगर अपोजिट करके दिखाऊँ आपको, इसके बाद मैं अपोजिट करके दिखाऊँ तो यहाँ पर जो डायोड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वेट अ मिनट, लेट मी फोकस, हाँ दिखा, ये जो है देखो डायोड लगा हुआ है, डायोड D2 करके आपको दिख रहा होगा। तो चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह के सर्किट्स पे डिज़ाइन करी जाती हैं। ये होता है हमारे पास एक मतलब बेसिकली ये प्योर इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, वो और भी जटिल होते हैं। ठीक है, बट ये काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको मदरबोर्ड पे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा
तो इस तरह से हम लोग समझते हैं किस क्यों भाई मैंने इतना सब कुछ आपको दिखाया, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैंने आपको ब्रेड बोर्ड दिखाया था, कभी भी ब्रेड बोर्ड पे इस तरह से जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं, वो कभी भी ब्रेड बोर्ड पे डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, वो हमेशा मदर बोर्ड पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ऐसे बनाए जाते हैं। तो होता क्या है कि उसमें अगर एक कंपोनेंट खराब हो रहा है आपका, तो पूरा का पूरा सर्किट डिस्टर्ब हो सकता है। फिर वहां से अगर हमें, मान लो हमने वहां से ट्रांजिस्टर खराब हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर निकाल के हमने दूसरा ट्रांजिस्टर वहां पे रखा, तो क्या होगा, जब एक ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया तो बीटा क्या होता है, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हमने ट्रांजिस्टर चेंज किया तो उसका बीटा चेंज हुआ, जैसे ही बीटा चेंज हुआ तो सारी की सारी सर्किट मैकेनिज्म चेंज हो गई। समझ रहे हो, जब सारी की सारी सर्किट मैकेनिज्म चेंज हो गई तो उससे क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी तुरंत खत्म, मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट हो वो बीटा के इंडिपेंडेंट हो, ताकि चीज़ें जो है अगर सर्किट में हमारे कुछ गड़बड़ी भी आ रही है तो हम ट्रांजिस्टर अगर रिप्लेस करें तो सर्किट पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस हम ऐसे सर्किट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, भाई ऑब्वियसली ऐसा होगा ना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें चीज़ें खराब होने का, वहाँ पे देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, यानी हमारे पास लीकेज करंट होती है, वो बढ़ती है। लीकेज करंट बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट करंट है वो भी बढ़ेगी, आईसी बढ़ेगी। जब आईसी बढ़ेगी तो क्या होगा हमारे पास, जब आईसी बढ़ेगी उससे क्या होगा, फिर से हमारे पास जो आउटपुट होगा उसमें जो टेम्परेचर होगा वो और बढ़ेगा। टेम्परेचर और बढ़ेगा तो उसके बाद फिर वही रिवर्स सैचुरेशन करंट और बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि ट्रांजिस्टर जो है खराब होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा सर्किट बनाएं, ऐसा ट्रांजिस्टर, ऐसा जो स्टेबल सर्किट बनाएं जो कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड ना करे, जो कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड ना करे। तो हम ये चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर करके होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि जो आईसी में चेंज है वो, इस वही बात है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो वो इसको इफेक्ट ना करे। तो हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम रहे। तो हम ये भी, मतलब तो हमारे सर्किट डिज़ाइन करने का जो पर्पस होता है उसमें हम ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि हम आउटपुट जो है वो बीटा के इंडिपेंडेंट रखें, हम टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो चीज़ें हैं वो इतनी इफेक्ट ना हो, जो स्टेबिलिटी फैक्टर हो वो कम से कम रहे। तो ऐसा सर्किट हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फिक्स बायस सर्किट था, कुछ खास में उस बीटा की इंडिपेंडेंसी नहीं आ पाती है और चीज़ें हमारे पास इफेक्ट होती हैं। फिर हम जाते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट से, हमारा जो अगला सर्किट होता है दैट इज कॉल्ड एमिटर बायस सर्किट, दैट इज कॉल्ड एमिटर बायस्ड सर्किट। एमिटर बायस्ड सर्किट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एमिटर बायस सर्किट में क्या होता है, हम एमिटर में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये हमारे पास हो गया एमिटर बायस सर्किट। यहाँ पे RE लगा देते हैं, इससे कुछ स्टेबिलिटी पे फर्क आता है बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। फिर से जब आप वही पूरी कैलकुलेशन करोगे आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। मैं कैलकुलेशन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फिजिक्स समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जो एमिटर बायस सर्किट है इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और भी कई तरह के सर्किट होते हैं हमारे पास, जो एमिटर फॉलोअर सर्किट, एक होता है हमारे पास कलेक्टर टू फीडबैक सर्किट, ठीक है। तो ये सारे सर्किट जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा फर्क, लेकिन एक सर्किट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा जो यूज सर्किट है, बहुत ज़्यादा जो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट देखो क्या होता है, इससे मतलब यूज भी किया जाता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट जो है वहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि फिक्स बायस से भी आ सकते हैं, एमिटर बायस से भी आ सकते हैं, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कौन सा सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कैसे बनता है ये, कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक यहाँ पे RC लगा हुआ है, यहाँ पे RE लगा हुआ है, ठीक है। दो रेसिस्टेंस में इसमें यूज करते हैं, यहाँ पे प्लस VCC, ये हमारे पास RC RE, ठीक है। यहाँ पे बस R1 होता है, ये होता है R2, ठीक है। ये है एक वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। हालांकि इसमें जो इसका प्रैक्टिकल सर्किट, जो भी प्रैक्टिकल सर्किट हम ड्रॉ करते हैं वहाँ पर हम दो यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। दो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं इसका भी रीज़न है,
ठीक है, जब भी हम डीसी एनालिसिस करेंगे तो इन कैपेसिटर्स को हम हटा देते हैं। कैपेसिटर्स क्यों हटा देते हैं? क्योंकि डीसी के लिए जो कैपेसिटर्स होते हैं वो हमारे पास जो डीसी होती है, मतलब इसी की एसी होती है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, जो जिसे कैपेसिटर हमने लिखा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं? 1/2 पाई ओमेगा सी, 1/2 पाई ओमेगा सी। और एसी के लिए जो ओमेगा होता है, वो हमारे पास क्या होता है? सॉरी, डीसी के लिए जो ओमेगा होता है दैट इज 0। तो इसके लिए रेसिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी। रेसिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इस तरह से जब भी हम डीसी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो यहाँ का जो भी डीसी पार्ट होता है वो यहाँ पर नहीं जा सकता। इस तरह से कैपेसिटर जो होते हैं वो सारी की सारी यहाँ से डीसी को ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ से भी डीसी को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से हम जनरली इस सर्किट जब भी डीसी एनालिसिस करेंगे तो हम सिर्फ इस सर्किट को बनाते हैं, कैपेसिटर को हटा देते हैं। ठीक है, ये रीजन है उसका। ठीक है, तो अब करते क्या है, इस सर्किट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इस सर्किट को हम कैसे यूज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इस वजह से इसको वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाता है दो रेजिस्टेंसेस में। तो हम इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, जिसमें कि हम यहाँ का वोल्टेज को एक बैटरी के फॉर्म में लिखते हैं। इसको किस तरह से बनाते हैं देखो ध्यान से। हमारे पास जो मॉडिफाइड सर्किट है वो कुछ इस तरह का बनता है कि प्लस VCC RC RE ग्राउंड रेसिस्टेंस बैटरी। ठीक है, ये हमारे पास, इसको लिख देते हैं हम RTH, इसको लिख देते हैं VTH। ठीक है, इस सर्किट से हम इस सर्किट में आते हैं। यहाँ पर क्या है, जो VTH है दैट इज VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जो RTH है उसको हम किस तरह से लिखते हैं? RTH को हम लिखते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम क्या करते हैं, इन दोनों से VTH और RTH कैलकुलेट करते हैं और उससे ये सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट कंपैरेटिवली जो होता है, मतलब सॉल्व करने, बाकी सर्किट यही है बट हम समझने के लिए ये सर्किट एक्चुअल में नहीं बनाते हैं हम। ये सर्किट ये बना होता है बट कैलकुलेशंस के लिए, फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन हम ये सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में हम इजीली KVL KCL लगा सकते हैं। यहाँ पे KVL लगा दो, यहाँ पे KVL लगा दो, यहाँ से IC VC कैलकुलेट हो जाएगी, Q पॉइंट निकल आएंगी, चीजें सॉल्व हो जाती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल सर, थेवेनिन, ये हमारे पास थेवेनिन थ्योरम होती है जिससे हम VTH और RTH को कैलकुलेट करते हैं। क्या बात है, क्लियर है? कैसे हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। ये सिंपल बेसिक सी बात थी पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बेसिक्स की। अब इसमें बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे कि कैसे हम इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे। बेसिकली प्रोसीजर पूरा यही, बट प्रैक्टिस थोड़ी करानी बनती है मेरी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी छोटा सा मोटा सा कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चले तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें एक क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय।